हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप कोई स्टॉक के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो तो उसके लिए उसके जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई भी स्टॉक के फाइनेंशियल को आपको उसका एनालिसिस करना है तो आप कैसे करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो स्टॉक है उसके फाइनेंशियल्स को आप कैसे पढ़ पाओगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्क्रीन पे आप सिंपली देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो स्टॉक है उसको हमने मनी कंट्रोल पे डाल दिया है ना। यहाँ पे इसकी जो फाइनेंशियल है उस पर हम क्लिक करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में आप देख पाओगे कि हम जो डेटा है हमारे पास वो 19 सितंबर 19 दिसंबर 19 मार्च 20 जून, तो ये क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो दिखाया गया है। तो सेल्स उनका हुआ था 1,16,195। ओके, ये अदर इनकम की बात करूँ तो कंपनी के पास कुछ और भी तरह की इनकम आती है। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी जाती है। कई बार कंपनी के छोटी छोटी कंपनी को इन्वेस्ट भी करती है तो वहाँ से उनको इंटरेस्ट वगैरह भी अर्न होता है, तो वो अदर इनकम। और काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट टर्म वो लोन वगैरह भी देते हैं तो वो सारी इनकम भी अर्न होती है। तो अदर इनकम यहाँ पे बताया गया है। वो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया है 1,03,000 समथिंग है। ओके, तो टोटल जो इनकम है वो 1,20 है, टोटल एक्सपेंडिचर 1,03 है। ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, इसके बाद कंपनी को कई और चीज़ें होती है, जैसे उन्होंने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की जो लायबिलिटी उनकी जो होती है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या उन्होंने बॉन्ड वगैरह इशू कर रखे हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट उनकी लायबिलिटी होती है। वो इंटरेस्ट वगैरह के वैल्यू निकालेंगे 6,000 समथिंग है यहाँ पे रिलायंस की, तो उसको निकालेंगे तो वो हो जाएगा कुछ वॉट एवर वैल्यू हमें नीचे मिल जाएगी। टैक्स की बात करें तो टैक्स समझ लीजिए यहाँ पे -30 दिखा रहा है, मीन्स ऑलरेडी वो पे करके रखा हुआ होगा तो माइनस दिखा रहा है। तो इंटरेस्ट और टैक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें जो मिलता है उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलता है, अगर मार्च 2020 की बात करें तो इक्विटीज एंड लायबिलिटी की जो सेक्शन है उसमें अगर देखोगे तो शेयर कैपिटल कितनी है मार्च 2020 में, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है 6,300 एंड समथिंग, ये भी करोड़ में वैल्यू है। एक्चुअली रिजर्व जो इक्विटी, टोटल इक्विटी की जो अमाउंट है उसमें से कुछ रिटेन किया हुआ हिस्सा होता है अर्निंग का, जो अर्निंग हुई है उसका रिटेन किया गया हिस्सा है। और सरप्लस की बात करें तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको, वो प्रॉफिट को पूरा प्रोडक्शन में यूज ना करके कुछ रिटेन किया जाता है, तो वही बोला जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसी के साथ कंपनी ने कुछ मीन्स उनकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कंसिडर करें तो अकाउंट पेएबल होते हैं, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये एक साल के अंदर जो भी लायबिलिटी कंप्लीट करनी होती है उसे बोला जाता है करंट लायबिलिटी। उसको छोड़ के जो लायबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं अदर लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म उनकी जो रीपेमेंट वगैरह होता है वो कंसिडर किया जाता है। फिक्स एसेट की अगर बात करें तो कंपनी के पास जो भी लैंड रहती है, कुछ उनकी बिल्डिंग होती है, या रियल एस्टेट में जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, या कोई प्लांट वगैरह है, उनका मशीनरीज वगैरह है, तो ये सारी इक्विपमेंट जो भी है वो सारे कंसिडर किए जाते हैं फिक्स एसेट। ओके, जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को अर्निंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट में हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो भी कैश होती है, जो इन्वेंटरी, जो स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह, किसी को लोन वगैरह भी दी है, एम्प्लॉय को लोन वगैरह दी है, तो वो सारी चीज़ें उनकी करंट एसेट के तौर पे देखी जाएगी। फिक्स एसेट, करंट एसेट, अदर एसेट, ये तीनों को जोड़ के ये दोनों वैल्यू जो होगी बैलेंस शीट में दोनों वैल्यू सेम ही रहती है। टोटल लायबिलिटी 11,65,000, वैसे ही टोटल एसेट भी रहती है। नाउ सी अदर इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? तो दोस्तों, कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो फ्यूचर में उनको वो लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है, मीन्स समझ लीजिए कोई लॉ शूट वगैरह मीन्स हो गया, किसी ने पैटर्न वगैरह का इश्यू हो गया और उनके ऊपर क्लेम कर दिया कंपनी पे, तो फ्यूचर में उनको वो कॉम्पेंसेट करना पड़ सकता है। तो ये ऐसे जो खर्च होते हैं, ऐसे खर्च को ही ओवरकम करने के लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे कुछ अमाउंट रखी जाती है, वही बोला जाता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और उसके लिए जो अमाउंट रखी गई वो है 54,000 समथिंग आपको दिख रही। कैश फ्लो की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे होता है कि कंपनी के पास
कंपनी कितनी कैश जनरेट कर रही है या कितनी कैश कंपनी के पास से आउटफ्लो मीन्स इनफ्लो हो रही है, आउटफ्लो हो रही है, कंपनी के पास कितनी कैश आ रही है और कितनी कैश जा रही है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से या सर्विस प्रोवाइड करके कंपनी ने अर्न किए हैं 98,000 समथिंग, आप देख रहे हो उतना करोड़ में ये वैल्यू है, तो वो कंपनी अर्न कर रही है, इतने कैश आ रहे हैं। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे देखा जाएगा कि कंपनी इन्वेस्ट कहीं पे कर रही है, मीन्स वहाँ पे वो कैश बाहर जा रही है, या कहीं इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम अर्न कर रही है, तो वो हो जाएगा इनफ्लो। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 75,000 माइनस 75,000 समथिंग जो वैल्यू दिख रहे हैं, मीन्स कंपनी ने इतनी जो कैश है अपनी वो ऑलरेडी कहीं पे इन्वेस्ट करके रखी है। यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि कंपनी ने अच्छी खासी जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाली हुई है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अपना अच्छा फ्यूचर देख रही है, इसलिए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ऐसा हम सोच सकते हैं। देन फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे भी आप देखोगे इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो है, मीन्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कंपनी ने लोन या एडवांस किसी को एम्प्लॉय वगैरह को दे रखा है, तो भी हो सकता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो कैश होनी चाहिए वो कैश फ्लो यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपली हम ये बता सकते हैं कि कंपनी ने फाइनेंस करके रखा है किसी को, तो ये भी अच्छी बात है। देन अदर्स कुछ एक्टिविटी है जिससे कुछ कैश जनरेट हो रही है, तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के नेट कैश फ्लो हम देखेंगे तो 19,839 ये यहाँ पे दिख रहा है। तो रेशियो की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें पहला दिखता है बेसिक ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को हमें ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे दोस्तों? जो भी मीन्स नेट इनकम होती है उसमें से जो डिविडेंड पे करना रहता है, वो डिविडेंड की वैल्यू अगर निकाल देंगे और जो फिगर हमें मिलेगी उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर है मीन्स जितने भी कंपनी में आउटस्टैंडिंग शेयर है उससे उसको डिवाइड करेंगे तो हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। सिंपल वे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, तो आप एक शेयर पे कितना अर्न कर रहे हो ये यहाँ पे दिखाया जाता है। तो जो भी हमारी टोटल इक्विटी है प्रेफरेंस शेयर को छोड़ के, जो टोटल इक्विटी है वो इक्विटी को डिवाइड करेंगे जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे उससे, तो हमें मिल जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। ओके, तो ये बुक वैल्यू से हमें पता चलता है कि शेयर की बुक वैल्यू कितनी है। प्राइस तो जो भी होगी उसी को जोड़ के पीबी रेशियो और अलग तरह के रेशियो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी बुक वैल्यू कितनी है एक शेयर की? तो 727 रुपये यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, देन डिविडेंड पर शेयर। ओके, डिविडेंड कितना मिल रहा है वो सिंपली दिखा रहा है कि पर शेयर पे आपको डिविडेंड मिल रहा है मार्च 2020 में 6.50 है। ओके, देन फेस वैल्यू एक नॉमिनल वैल्यू होती है, जो वैल्यू पे ये जो शेयर है वो इश्यू की जाए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको सिंपली ये बताता है कि अगर कंपनी 1 रुपये की मीन्स कोई सेल्स करती है तो वो सेल्स पे 17 रुपये कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, और वो ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पे देखा जाएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन को छोड़ के बात करें तो वहाँ पे बताता है कि कंपनी जब 1 रुपये की मीन्स कंपनी सेल्स करती है तो वहाँ पे 13 रुपये का प्रॉफिट होता है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हमें कंसिडर करके चलना है कि कंपनी 1 रुपये की अगर सेल करती है तो उसमें कंपनी 6 रुपये और 66 पैसे अर्न कर रही है। देन रिटर्न रेशियो की अगर बात करें तो रिटर्न रेशियो में हमें दिखाता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी। तो इक्विटी के सामने जो टोटल इक्विटी पड़ी उसके सामने प्रॉफिट कितना है? 8 गुना प्रॉफिट दिख रहा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो टोटल जो इक्विटी है, टोटल जो कैपिटल है उसके सामने रिटर्न कितना मिल रहा है? तो वो 10.62 रुपीज़। 20 से ज़्यादा अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो वो अच्छी साइन समझी जाती है वो कंपनी के लिए। ओके, यहाँ पे 20 से ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, 20% होते हैं एक्चुअली वो, तो उससे ज़्यादा तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। चलिए दोस्तों, लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो यहाँ पे बोला गया है। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो सिंपली दिखाता है कि लायबिलिटी के सामने एसेट कितनी है। तो लायबिलिटी के सामने हम देखेंगे कि एसेट कितनी दिख रही है? 0.63%, मीन्स एसेट कुछ ज़्यादा ही है, तो अच्छी बात है ये। देन क्विक रेशियो क्या दिखाता है? क्विक रेशियो भी वही दिखाता है कि लायबिलिटी के सामने
एसेट कितनी है, लायबिलिटी के सामने एसेट कितनी है, लेकिन वो एसेट जो भी उसमें से इन्वेंटरी को निकाल दिया जाएगा, मीन स्टॉक जो भी पड़ा है उसको निकाल, स्टॉक की जो वैल्यू है वो निकाल दी जाएगी। तो करंट एसेट जो भी होगी उसमें से स्टॉक की वैल्यू निकाल देंगे डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो एक साल के अंदर कंपनी के पास जो भी लायबिलिटी है उसके सामने कंपनी के पास एसेट कितनी है, तो वहां से आप कंसिडर कर सकते हो, आप ये जान सकते हो कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो पे करने के लिए उनके पास उतनी लिक्विड है कि नहीं, कंपनी के पास इतना लिक्विड मनी है कि नहीं कि वो लायबिलिटी एक साल की पे कर पाएगा कि नहीं। तो एसेट ज़्यादा है मीन्स समझ के चलना है कि ये अच्छी बात है, 0.63 यहाँ पे बताया %, तो ये अच्छी बात है कि कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए उतनी एसेट पड़ी हुई, यहाँ पे आप ये सोच सकते हो। ओके, लीवरेज रेशियो की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी मीन्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करो तो टोटल शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है, टोटल जो इक्विटी है कंपनी के पास पड़ी उसके सामने लायबिलिटी कितनी है, डेब्ट थोड़ा ज़्यादा है इक्विटी से। ओके, ये 0.5% से कम होना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे डेप कंपनी काफ़ी डेप में चल रही है, ऐसा यहाँ पे डेप में चल रही है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर बात करें तो जो भी इंटरेस्ट कंपनी को पे करनी है वो उसमें जो भी उसकी अर्निंग हो रही है उसमें से पे कर पाएगी या नहीं कर पाएंगे, तो उसे कंसिडर यहाँ पे किया जाता है। देन टर्नओवर की बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो मीन्स जो टोटल कंपनी के पास एसेट पड़ी हुई है उसके सामने टर्नओवर कितना है। ओके, एसेट टर्नओवर रेशियो सिंपली बताता है कि जो भी सेल्स है, टर्नओवर कोई सेल्स बोला जाए, टोटल जो कंपनी की सेल्स है उसको डिवाइड किया जाता है जो टोटल एसेट होती है। तो एसेट के सामने सेल कितना हो रहा है, टोटल एसेट के सामने सेल कितना % हो रहा है, ये यहाँ पे दिखाया जाता है। देन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की बात करें तो इन्वेंटरी के सामने टर्नओवर कितना हो रहा है, और एसेट टर्नओवर रेशियो में दिखाता है जो एसेट कंपनी के पास पड़ी है उसके सामने टर्नओवर कितना हो रहा है। तो ये चीज़ें भी कई बार एनालिसिस करने के लिए खास तौर पे जो कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं इनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है, वो ज़्यादातर इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। अदरवाइज कई बार कुछ फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक के बारे में करने के लिए भी ये यूज़फुल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़फुल होता है। तो ये कुछ रेशियोज होते हैं। तो ये बात हुई टर्नओवर रेशियो की। तो कुछ वैल्यूएशन रेशियो होते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पी रेशियो मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अर्निंग बोले तो जो ईपीएस था वो, ओके, ईपीएस के सामने कंपनी की प्राइस कितनी है। पी की अगर बात करें तो पी सिंपली हमें दिखाता है कि प्राइस कितनी गुना ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हम ये वैल्यूएशन लगा सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है स्टॉक की वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। पीबी मीन्स प्राइस टू बुक रेशियो मीन्स बुक वैल्यू हमने जो ढूंढी थी, बुक वैल्यू आपको दिखा दो, बुक वैल्यू आप देखोगे 727 थी। ओके, तो बुक वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस की वैल्यू कितना गुना ज़्यादा है, तो वो भी कई बार पता चलता है इससे भी कि करंट मार्केट प्राइस स्टॉक की ज़्यादा, तो हम इससे कितना गुना ज़्यादा दे रहे हैं ये यहाँ से पता चलता है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है कंपनी का जो नेट सेल है उसके सामने उसकी कंपनी की वैल्यू कितनी है, प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये दोस्तों सिंपल वे में बताता है कि जो भी सेल्स हुई है उसके सामने प्राइस कितनी है। ओके, जो भी सेल्स अभी हो रही है, जो भी सेल्स टोटल सेल्स हुई कंपनी के उसके सामने प्राइस कितनी चल रही है कंपनी की, तो कितना गुना ज़्यादा है, तो 118 मीन्स यहाँ से भी ये वैल्यूएशन हमें ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है ये पता चल रहा है। देन ग्रोथ रेशियो की बात करें तो सिंपल चीज़ है दोस्तों, किसी भी कंपनी की ग्रोथ देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो। दोस्तों कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है और हर एक साल के आप देख रहे हो बढ़ती है कम होती है, उससे आप कंपनी के बारे में अच्छे से जान सकते हो। भी रिलायंस का डेटा इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, 12.36 थी 16 में, 17 में 9.91, फिर 15, फिर 10, फिर 9, तो ये घटी हुई है, तो ग्रोथ रेट भी घटी हुई है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की और ख़ास करके बात करें रिलायंस की यहाँ पे, तो रिलायंस का डेटा कुछ हमें इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इतना रिलायबल रिलायंस भले ही, लेकिन इसका रिलायबल इतना डेटा नहीं दिख रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो रिलायंस में, तो ये आपने अभी फाइनेंशियल उनका पढ़ा, ये फाइनेंशियल हम रिलायंस का देखना चाहते थे, ऐसा नहीं है।
लेकिन सिंपली मैं आपको बताना चाहता था कि अगर किसी स्टॉक का आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है और ख़ास करके जो उसका फाइनेंशियल पैरामीटर है वो देखना है, तो वो पैरामीटर को आप कैसे देखोगे, तो यहाँ से आप देख पाओगे। अदरवाइज़ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिससे आप स्टॉक को इवेल्युएट कर पाते हो कि वो स्टॉक मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये वीडियो सिर्फ मैं कंपनी के जो मीन्स फाइनेंशियल्स है वो कैसे पढ़ते हैं वही दिखाने के लिए आपको ये वीडियो बनाई थी। आई होप ये वीडियो से आपको अगर और कंपनी के या और स्टॉक के फाइनेंशियल आपको देखने होंगे तो ये वीडियो आपको जरूर से हेल्पफुल रहेगी। आई एम रवि परमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।